लेट्स बिगिन। सो गाइज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बिजनेस स्टडीज का बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक, और हम इसको अगले 60 मिनट्स में 0 से लेके 100 तक पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। एंड आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब भी मैं आपसे पूछूं समझ में आया या नहीं आया, तो चैट बॉक्स में आप सारे के सारे मुझे रिप्लाई करेंगे, रिवर्ट करेंगे। तो गाइज क्या होगा, मेरा कॉन्फिडेंस बना रहेगा और मुझे लगेगा कि आप मेरे सामने बैठे हो और मेरे पढ़ाने में भी आपको डिफरेंस लगेगा उस वजह से। बट अगर मुझे लगेगा यार ऑडियंस बिल्कुल शांत है, मैं कुछ जवाब मांग रहा हूं, मैं कुछ आपसे रिस्पांस मांग रहा हूं, आप बिल्कुल साइलेंट हो, तो मुझे लगेगा शायद मेरे सामने आप हो ही नहीं, राइट? चलिए, सो आई होप आई विल गेट अ वेरी क्विक एंड क्रिस्प रिस्पॉन्स फ्रॉम योर एंड। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले जिन्होंने अभी तक मेरा एक भी सेशन अटेंड नहीं किया गाइस, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। माय नेम इज सीए महेंद्र सिंह शेखावत। 2011 में मैंने सीए क्रैक किया। एचआर कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की। 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। 20,000 से ज्यादा टीचिंग आवर्स मैं कर चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, और 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स अभी तक मैं पढ़ा के निकाल चुका हूं। ठीक है, चलिए अब गाइस हम जब बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले पूरा चैप्टर 3 का कवरेज, जिसमें मीनिंग, फीचर, इंपॉर्टेंस एंड डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके बाद मैनेजर का क्या रिस्पांस था बिजनेस एनवायरनमेंट को और डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को। उसके बाद में आपका डीमोनेटाइजेशन और उसका इंपैक्ट, एंड फाइनली मैं आप लोगों के साथ एंड में लूंगा क्या, क्वेश्चन एंड आंसर इन केस जो भी आपके रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो मैंने कहा सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के लिए लॉजिकली, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के लिए लॉजिकली आपको एक एग्जांपल देखना पड़ेगा मेरे साथ। सबसे पहले देखो, एक एग्जांपल मैंने आपके लिए बनाया है यहाँ पे, पहले इसको देख लेते हैं, और इस एग्जांपल में आपको 1% भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने कहा ये एग्जांपल है, फिर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। लेट्स से एक एबीसी हाउसिंग कंपनी करके है, मतलब एक एबीसी हाउसिंग कंपनी करके है, जिसका हाउसिंग का काम है, रियल एस्टेट का काम है, मतलब उसको माल बेचने का है। ठीक है, अब क्या हुआ, एबीसी हाउसिंग की जब मीटिंग हुई आरासन में, तो उनकी मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया कि यार हमारी जो सेल है ना, उस सेल को हमें कुछ ना कुछ करना है, मतलब उस सेल में हमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट करना है, मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा माल बेचना है। तो आप मुझे बताओ कि अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा माल बेचना है, तो हाउ आई कैन सेल मोर। ऑब्वियसली मेरे पास फ्लैट, मेरे पास प्रॉपर्टी ज्यादा होनी चाहिए, तभी मैं ज्यादा बेच पाऊंगा। तो एबीसी हाउसिंग ने कहा हमें ज्यादा से ज्यादा माल बेचना है, तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी अक्वायर करते हैं ताकि बेच पाए। बट हुआ क्या, आरबीआई की मीटिंग हुई। आरबीआई की मीटिंग में उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। आप देख रहे हो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट उन्होंने इंक्रीज कर दिया। तो अगर मेरे प्यारे लाडलों आरबीआई ने अपनी मीटिंग में इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेल क्या होगी, गिर जाएगी। तो आप देख रहे हो हुआ क्या, एबीसी ने अपनी मीटिंग में डिसाइड किया कि माल हमें ज्यादा बेचना है, तो ज्यादा प्रोक्योरमेंट करने लग गए। बट एंड में क्या हुआ, एंड में आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, इसका मतलब अब अगर कोई लोन लेने जाएगा तो उसको हायर रेट पे लोन मिलेगा। हायर रेट पे लोन मिला मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ेगी, और अगर घर की कॉस्ट बढ़ने लग गई लोगों के लिए, तो डिमांड कम होगी, तो एबीसी की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब आप देख रहे हो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में एबीसी हाउसिंग की ऐसे डायरेक्टली कोई गलती नहीं है, उनका इंटरनल कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसका मतलब बिजनेस में, बिजनेस के बाहर के कुछ ऐसे इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशनल या अदर फोर्सेस होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बाहर हैं, बट वो एंटरप्राइज को और उसकी परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करते हैं। क्या बोला मैंने, नंबर वन क्या बोला मैंने कहा बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल हैं, इंस्टीट्यूशन है और अदर फोर्सेस हैं जो कि एंटरप्राइज के कंट्रोल के बाहर है। देखो ना, यहाँ पे एबीसी हाउसिंग है, वो अपना डेटा, अपना काम कंट्रोल कर सकती है, बट क्या वो आरबीआई को डायरेक्शन दे सकती है, नहीं। तो ये इंस्टीट्यूशन है जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बाहर है, बट उसने देखो कुछ किया, तो एंटरप्राइज की परफॉर्मेंस क्या हो गई, इंपैक्ट हो गई। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स कि व्हेन वी आर सेइंग बिजनेस एनवायरनमेंट, तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द इंस्टीट्यूशनल, इंडिविजुअल एंड अदर फोर्सेस that are outside the control of the business enterprise, but they may affect its performance। अब आप मेरी बात सुनना ध्यान से, गौर से, अच्छे से। मैं कह रहा हूं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं इस डेफिनेशन में सबसे पहले बात क्या है, हम बात कर रहे हैं उन सारे के सारे सम टोटल की।
इंडिविजुअल जिसमें आ गया, इंस्टीट्यूशन जिसमें आ गया, अदर फोर्सेस जिसमें आ गया। तो सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर फोर्सेस विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट वो उसकी परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हैं, इंपैक्ट कर रहे हैं। देखो ना, एबीसी हाउसिंग ने सेल क्या करी, एबीसी हाउसिंग की सेल क्या हो गई, कम हो गई। किस वजह से कम हो गई, क्योंकि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। इंटरेस्ट रेट बढ़ाया मतलब लोगों के लिए कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई मतलब क्या हो गया, डिमांड कम होगी, इसलिए इनकी सेल क्या हो गई, कम हो गई। सो आई होप मैंने आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब तो समझा दिया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट आखिरकार होता क्या है, होता क्यों है। क्लैरिटी है। चलिए, अब मैंने कहा इसके आगे जब मैं बात करूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट द फीचर्स। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट की जब आप बात करते हो तो उसके कुछ फीचर्स होते हैं। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, जितने भी आउटसाइड द कंट्रोल, मतलब जितने भी टोटलिटी में सारे के सारे फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, आप जब उनको टोटल करते हो तो वो एक बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। क्या बनता है बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में जो कुछ तो स्पेसिफिक होती हैं, और कुछ मेरे प्यारे लाडलो जनरल फोर्सेस होते हैं। स्पेसिफिक मतलब जो सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट करेंगी, और कुछ जनरल फोर्सेस मतलब वो सबको इंडस्ट्री में इंपैक्ट करती हैं। क्लैरिटी है। उसके बाद जब मैं बात करूंगा तो इंटर रिलेटेडनेस, कई बार क्या होता है, ये जितने भी बिजनेस एनवायरनमेंट की चीजें वो इंटर रिलेटेड है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि आपने क्या किया, मान लीजिए आपने क्या किया कि अगर आपने फॉर एग्जांपल लेट्स से कि कोविड आया, तो कोविड जब आया था तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, हेल्थ की डिमांड, हेल्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड क्या हुआ, ऑटोमेटिकली बढ़ गई। सो कहना है से दैट इसकी वजह से इंटर रिलेटेड है सारी की सारी चीजें, एक की वजह से दूसरे में क्या आ रहा है, इंपैक्ट आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट में हर एक चीज इंटर रिलेटेड होती है। अगर कोविड आया, हेल्थ प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, इंश्योरेंस वगैरह की भी डिमांड बढ़ गई। अरे यस और नो यार। तो मैंने कहा बिजनेस एनवायरनमेंट में फैक्टर्स क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। डायनामिक नेचर, एनवायरनमेंट फिक्स नहीं रहती कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। इंटर जब मैं बात करता हूं किसकी, मैं बात करता हूं बिजनेस एनवायरनमेंट की, ये चेंज होती रहती है, इसमें फ्रीक्वेंटली बदलाव आता रहता है। आ रहा समझ में। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी। सर्टेन नहीं है बिजनेस एनवायरनमेंट में, ये होना ही है, वो होना ही है। बिजनेस एनवायरनमेंट में आप प्रिडिक्ट कर सकते हो ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता, बट आप कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते कि यार ये होगा ही होगा। क्लैरिटी है। चलिए, कॉम्प्लेक्सिटी, समझना आसान नहीं है बिजनेस एनवायरनमेंट को, कॉम्प्लेक्स है यार, डिफिकल्ट चीज है। इसीलिए तो जो लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हैं और उसके बेसिस पे काम करते हैं, पेमेंट भी उन्हीं को ज्यादा मिलता है। अगर कोई आदमी क्लैरिकल काम कर रहा है जो कि कॉम्प्लेक्स ही नहीं है, बड़ा सिंपल है, तो डेफिनेटली उनको जो पेमेंट मिलेगा, जो उनको सैलरी मिलेगी, वो क्या मिलेगी, कम मिलेगी। क्लैरिटी है। नेक्स्ट, अब रिलेटिवली, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। अगर एक रीजन में एनवायरनमेंट का इंपैक्ट ये है तो दूसरे रीजन में कुछ और होगा। एक रीजन में एनवायरनमेंट ऐसे इंपैक्ट कर रहा है तो दूसरे रीजन में एनवायरनमेंट कोई और तरीके से इंपैक्ट करेगा। तो अब मैंने आपको ये बता दिया कि जब मैं बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करता हूं तो बिजनेस एनवायरनमेंट में ये सारी चीजें होती है, टोटल है, जितनी आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन सारी एक्सटर्नल फोर्सेज है वो सारी बिजनेस एनवायरनमेंट है। स्पेसिफिक हो सकती हैं, जनरल हो सकती हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, डायनामिक होती हैं, चेंज होती रहती हैं, अनसर्टेन है यार, कॉम्प्लेक्स है, डिफर करती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री। आपको पहले पूरा समझा दिया, वापस फटाफट आपको क्विक रिवीजन भी दे दिया। बट एक चीज ध्यान रखना, ये जितने फीचर्स हैं आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है ना, ऑलरेडी आप मेरे साथ सेशन अटेंड कर चुके हो। जो याद करने का होता है मैं आपको ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से ही बता देता हूँ। आ रहा समझ में। चलिए, अब आते हैं इंपॉर्टेंस। अब इंपॉर्टेंस, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको हेडिंग का मतलब पता होना चाहिए। इफ यू नो द मीनिंग ऑफ द हेडिंग, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंस मतलब अगर कोई बंदा कहता है कि मुझे तो बिजनेस एनवायरनमेंट वाला काम नहीं करना, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर आपको कन्विंस करना है कि यार बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को लेके स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, तो उस पर्टिकुलर केस में मेरे प्यारे बच्चों ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे सामने वाले को कन्विंस करने में। आ रहा समझ में। सबसे पहले अगर आप क्या कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहे हो, आप उसके बेसिस पे अपने बिजनेस के डिसीजंस बना रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। तो इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आप चाहते हो कि बिजनेस एनवायरनमेंट को यूज करके आप परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सको, तो आपको उसको ड्यू इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। आ रहा समझ में। क्योंकि अगर सोचो किसी को, जैसे इंडिया में जब कोविड आया था बहुत टाइम पहले,
तो अगर आपने पहले ही यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज को स्टडी कर लिया होता, तो आप इन्वायरमेंट को पहले एनालाइज कर रहे होते, तो शायद आप अपने स्टॉक में जितना माल रखते उससे कम रखते, तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती, क्योंकि आपका माल जो पड़ा पड़ा खराब हो गया वो खराब नहीं होता। तो अगर आप इन्वायरमेंट को स्टडी कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस। आ रहा समझ में? नेक्स्ट इज एफ। इट मीन्स व्हाट? अगर मान लो आपको पहले से पता है, लेट्स से आपको पहले से पता है कि यार इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ होने वाला है, जैसे मान लो आपको पहले से पता होता कि ऐसी कोई चीज आने वाली है, तो आपको पता होता कि यार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऐसी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ माय फ्रेंड, ही वाज इनटू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इक्विपमेंट्स, तो ही अंडरस्टूड के अगर ऐसी कोई सिचुएशन इंडिया में होगी, तो बिकॉज ऑफ दैट ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है इनकी डिमांड बढ़ेगी, तो उसने बल्क में परचेस कर लिया पहले। तो उसने क्या किया, ये जो थ्रेट आ रहा था उसको आइडेंटिफाई किया और उसने मार्केट में फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया। उसने पहले बल्क में खरीद लिया सस्ती प्राइसेस में, और जब कोविड आया उसने हायर प्राइसेस में सेल करना स्टार्ट कर दिया, राइट? तो परफॉर्मेंस भी सुधरी और जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो उसको मिला। जिसने आने के बाद खरीदना स्टार्ट किया होगा कोई चीज, तो ऑब्वियसली तब तक प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुकी थी। आ रहा समझे? तो इसलिए क्या है कि जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हो मेरे प्यारे बच्चों, आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हो। अगर आपको पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट किस डायरेक्शन में जा रही है, तो डेफिनेटली आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं वो भी उसको ध्यान में रखते हुए बना सकते हो, राइट? लेट्स से you already know that कि यार if RBI gonna increase the interest rate, so in that particular case what gonna happen, in that particular case what gonna happen, उस पर्टिकुलर केस में मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, क्या होगा? उस पर्टिकुलर केस में आप अपनी पॉलिसी उसी हिसाब से ड्राफ्ट करोगे। क्लैरिटी है? चलिए, अब मैंने कहा इसके बाद जब मैं बात करता हूं तो आता है टी। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ रहे हो और जैसा हमने यहां पे देखा था फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठा रहे हो, तो सेम वे अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को पहले से देख रहे हो और आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो आपको अर्ली थ्रेट्स भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अरे यस और नो, दिमाग में जा रहा मैं क्या कह रहा हूं? कि अगर आपको पहले से ही पता है तो आप फायदा भी उठा सकते हो और जो नुकसान होने वाला है उससे भी बच सकते हो, तो अर्ली थ्रेट्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट? उसके बाद नेक्स्ट इज, जितने, जैसे मैंने कहा टैपिंग यूजफुल रिसोर्स, मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मेरा मित्र था उसको पता पड़ गया यार फॉरेन कंट्रीज में ऐसा हो रहा है, इंडिया में भी शायद ऐसा हो सकता है, ही स्टार्टेड बाइंग द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो बाद में बहुत ज्यादा यूजफुल हो, जैसे ही आप पे कोई लॉकडाउन या ऐसी चीजें आए। तो उसने क्या किया, वो जो रिसोर्सेज थे वो पहले टैप कर लिए। हाँ, कोविड आने के बाद वो टैप करना स्टार्ट होता तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या होती, उसको हाई रेट मिलती। मैं आपको बता दूं, छोटे छोटे इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स थे, माइक्स वगैरह, जो 500-600 रुपए में नॉर्मली आते थे, बट कोविड एकदम से जब हिट किया उनकी रेट 5,500-6,000-7,000 हो गई। तो अगर किसी ने 600 का इक्विपमेंट बिकता था, लेट्स से वो प्राइस में 200-150 आ रहा था, अगर वो पहले परचेस करता और बाद में 6,000 रुपीज में बेचता, आप मार्जिन सोच सकते हो कितना यूज था। तो अगर आप पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हो बिजनेस एनवायरनमेंट को, उस पर आप ड्यू डिलीजेंस करे जा रहे हो, तो जो यूजफुल रिसोर्सेज है उनको भी आप टैप कर पाओगे टाइमली, ठीक है? नेक्स्ट इज रैपिड चेंजेस। अगर आपको पहले से पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट आपके बिजनेस को इंपैक्ट करता है, आपकी परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करता है, और आप पहले से ही अपनी टीम के साथ बिजनेस एनवायरनमेंट को लेके अटेंटिव हो, तो अगर कुछ भी बदलाव आ रहा है, कुछ भी चेंज आ रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट में, तो बीइंग द ऑर्गेनाइजेशन आप उन सारे चेंजेस के साथ कोप अप कर सकते हो यार। उन सारे चेंजेस के साथ क्या कर सकते हो, कोप अप कर सकते हो। क्लैरिटी है? अब अगेन कैसे याद रखना है इसको मैं बताऊंगा, बट पहले मुझे बताओ कि यहां तक मैं जो समझा रहा हूं वो आप तक बिल्कुल बढ़िया तरीके से पहुंच रहा है? मैंने 3 पॉइंट बताए, मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ाया, फीचर्स पढ़ाया। मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने मीनिंग समझा, सम टोटल होता है इंडिविजुअल का, इंस्टीट्यूशन का, अदर फोर्सेस का, जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बाहर है बट उसकी परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करता है। फिर हमने फीचर्स देखे, मैंने कहा वो समझना जरूरी है, याद रखना जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंस याद रखना जरूरी है, इसलिए कोड भी दूंगा अभी। तो अगर यहां तक क्लियर है, फटाफट चैट बॉक्स में एसी लिख दो, फटाफट चैट बॉक्स में एसी लिख दो, फटाफट चैट बॉक्स में एसी लिख दो। फटाफट चैट बॉक्स में एसी लिखो कि सर एसी एसी, मैं समझ जाऊंगा क्लियर हो गया यहां तक।
फिर अपन फटाफट कोड पे चलेंगे इसके। हाँ जी, सब बच्चों फटाफट रिप्लाई करो, एसी एसी। हाँ जी, क्विकली। ग्रेट ग्रेट, चलिए। सो गाइज अब हम बात करते हैं कोड की। आ रहा समझ में? तो हम जब कोड की बात कर रहे हैं तो अब आप देखो यहाँ पे कोड क्या है हमारे पास। मैंने कहा यहाँ पे कोड है PFPTRR, ठीक है। तो मैं आपको कोड बता देता हूँ। इसका कोड है पगले फेसबुक पे तू रोज रोज। क्या है कोड? पगले फेसबुक पे तू रोज रोज। तो P फॉर पगले, पगले फेसबुक पे तू रोज रोज। समझ में? मतलब जिस बच्चे के एग्जाम आने वाले हैं, बोर्ड्स आने वाले हैं, वो बच्चा अगर फेसबुक पे रोज रोज आएगा तो क्या होगा वो आगे देखेंगे अपन। बट पहला कोड क्या है? पगले फेसबुक। आ रहा समझ में? फेसबुक पे तू रोज रोज। तो जितने भी बच्चे जो अभी तक मेरे सारे वेबिनार अटेंड कर चुके हैं, आई होप उनको पता होगा कि हमारी पूरी स्टोरीज कैसे चलती हैं, कैसे हम निमोनिक्स सेट करते हैं। हर चैप्टर में एक ही टाइप का निमोनिक्स रहता है हमारे पास, राइट? तो हम एक स्टोरी बनाते हैं, उस एक स्टोरी से हम सारा का सारा कवर कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है पगले फेसबुक पे तू रोज रोज। तो पी मतलब परफॉर्मेंस, फेसबुक एफ मतलब फर्स्ट मूवर एडवांटेज, पे मतलब पॉलिसी, मतलब अगेन जो भी हमारी स्टोरी है उसका पहला पहला जो अल्फाबेट होता है उससे हम पूरा कोड बनाते हैं। गाइस जिन्होंने अभी तक दोनों मेरे वेबिनार मास्टर क्लासेस अटेंड करी हैं, आई होप दे आर श्योर अबाउट इट। पगले फेसबुक पे तू रोज रोज। तो तू मतलब टी, टी का मतलब थ्रेट्स, आर मतलब रिसोर्सेज, आर मतलब रैपिड चेंजेस। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट है जिसमें हमने कोड बनाया पगले फेसबुक पे तू रोज रोज। पी मतलब परफॉर्मेंस, एफ मतलब फर्स्ट मूवर एडवांटेज, पी मतलब पॉलिसी, टी मतलब थ्रेट्स, आर मतलब रिसोर्सेज, फिर आर मतलब रैपिड चेंजेस। आई होप आपके दिमाग में सेट हो गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आ रहा समझे? अब मैंने कहा यार ये जो मैनेजरियल रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं, आ रहा समझे? ध्यान से देखो। मैंने कहा मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबल, बट उससे पहले एक आगे का पॉइंट कर लेते हैं फिर इस वाली शीट पे आ जाएंगे। एक पॉइंट बेटा मैं इसमें देखना चाह रहा हूं। ओके, चलिए। तो मैंने कहा अब अगर आप देखोगे बेटा तो अब हमारे पास जो पॉइंटर है वो पॉइंटर क्या है, वो पॉइंटर क्या है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम ये देख लो जो मैंने आपको कोड बताया, यहाँ पे देख लो क्लैरिटी से। मैंने कहा यहाँ पे क्लैरिटी से देख लो, मैंने जो आपको बताया पगले फेसबुक पे तू रोज रोज, और जो पहला अल्फाबेट है पी परफॉर्मेंस, एफ फर्स्ट मोर एडवांटेज, पी पॉलिसी में प्लानिंग में हेल्प, टी मतलब थ्रेट्स, आपका आर मतलब रिसोर्सेज, फिर आर मतलब रैपिड चेंजेस। आ रहा समझ में? अब फटाफट अपन, मैं ये कॉमिक बुक आपको दिखाना चाह रहा था, अब फटाफट अपन आ जाते हैं मैनेजरियल रिस्पॉन्सेज पे। मतलब ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज होते हैं उनमें मैनेजर का कैसा रिस्पॉन्स आता है। मतलब मान लो एनवायरनमेंट में फटाफट फटाफट चेंज हो रहे हैं। आ रहा में पहले नॉर्मल एक डोमेस्टिक मार्केट हुआ करता था, अब ग्लोबल हो गया। अब जो कंपटीशन है इंडियन कंपनी से ही नहीं है, बाहर वाली कंपनी से भी है। टेक्नोलॉजी में बहुत जल्दी जल्दी चेंज आ रहा है। तो एज अ मैनेजर, लेट्स से यू आर द मैनेजर ऑफ द बिजनेस इन दैट केस, हाउ यू गोना डील विद सच सिचुएशन, मतलब उन सिचुएशन में आपका डीलिंग कैसा होगा। तो मैंने कहा गाइस सबसे पहले ब्रांड बिल्डिंग, सबसे पहले क्या? ब्रांड बिल्डिंग। सबसे पहले एज अ पर्सन आपको ये समझना पड़ेगा कि अब व्हेन ग्लोबल पीपल, ग्लोबल मार्केटिंग कंपनीज बड़ी बड़ी बड़े बड़े ब्रांड को प्रमोट कर रही है। लेट्स से आज आप बर्गर खाने जाते हो तो आपके पास बर्गर किंग है, आपके पास मैकडॉनल्ड्स है। तो अगर आप कोई बर्गर का स्टोर लेके आ रहे हो, क्यों चलेगा? क्योंकि अगर आपका ब्रांड कॉम्पिटिटिवली उनसे ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा होगा तभी करेगा। तो मैनेजर्स को पता पड़ गया कि अगर हमारा ब्रांड बिल्डिंग प्रॉपर नहीं है, ब्रांड प्रॉपरली पोजीशन नहीं है कस्टमर की आंखों में, तो डेफिनेटली नो वन गोना बाय आवर प्रोडक्ट। तो सबसे पहला क्या आया? ब्रांड बिल्डिंग, कि भैया ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन स्प्रे, मतलब हमें डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। किसकी तरफ जाना पड़ेगा? डाइवर्सिफिकेशन। क्योंकि जब हम डाइवर्सिफाई करेंगे तभी हम एक कस्टमर जो लेके आ रहे हैं हमारे ब्रांड को, उसको ज्यादा से ज्यादा माल बेच पाएंगे। आ रहा समझे? जैसे फॉर एग्जांपल डोमिनोज पहले सिर्फ पिज्जा बेचता था, अब आप देखो टाकोस, मोमो पिज्जा, मतलब दे आर डाइवर्सिफाइंग इनटू न्यू न्यू प्रोडक्ट्स। पास्ता निकाल दिया,
तो ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ये कह रहे हैं अगर एक कस्टमर हमारे पास आ रहा है और वो सिर्फ एक 250, 300, 350 का पिज्जा खा रहा है, इससे बढ़िया अगर हम उसको 3-4 प्रोडक्ट और बेच पाएंगे तो हमारा एक कस्टमर जो लेके आ रहे हैं वो हमसे 600, 700, 800 का बाय कर सकता है। यस के नो? चलिए नेक्स्ट इज व्हाट बेटा? प्रोडक्शन कैपेसिटी। देखो यार, अगर ग्लोबली एमएनसी से, बड़ी बड़ी कंपनी से कॉम्पीट करना है तो वो लोग तो वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं। वर्ल्ड में जब वो अलग अलग कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो हैवी लेवल पे, बहुत मास लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उनकी पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है? कम आ रही है। तो अगर मैनेजर्स कह रहे हैं हमें इस बदलते हुए एनवायरनमेंट में कॉम्पीट करना है और उनके सामने स्ट्रांगली खड़ा रहना है, तो हम लोगों को हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी होगी ताकि हमारी भी क्या हो सके, हमारी भी क्या हो सके मेरे प्यारे बच्चों, हमारी भी उनकी तरह पर यूनिट कॉस्ट क्या हो सके? कम हो सके। कंसोलिडेशन ऑफ मल्टीनेशनल्स, जितनी कंपनीज जो पहले अलग अलग ऑपरेट कर रही थी अब वो कंसोलिडेट होके एक साथ काम करना चाह रही हैं ताकि उनकी जो मार्केटिंग कॉस्ट है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, वो क्या हो पाए? कम हो पाए। क्लैरिटी है? चलिए, अब मैंने कहा इसके बाद हम देखते हैं तो आता है टेक्नोलॉजी। अब जैसा मैंने कहा न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, तो जो बेटर टेक्नोलॉजी यूज करेगा शायद उसका प्रोडक्ट भी बेटर बन के आए, शायद उसके एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में डिफरेंसेस भी बहुत कम आए। तो टेक्नोलॉजी में हर एक आदमी इन्वेस्ट करने लग गया। पहले टेक्नोलॉजी में इतना नहीं करता था, नाउ टेक्नोलॉजी में सी इवन टीचर्स लाइक अस और आर आल्सो इन्वेस्टिंग। आ रहा समझ में? सो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने लग गए। देन दे स्टार्टेड एक्वायरिंग एंड डूइंग द मर्जर्स। एक्विजिशन मतलब जो छोटी छोटी कंपनीज आपके फील्ड में है उनको अक्वायर कर लो, या कोई बड़ी कंपनी है उनके साथ जाके मर्ज हो जाओ, क्योंकि अकेले आप अगर ऑपरेट करोगे तो आप बाकी कंपनीज के साथ सस्टेन ही नहीं कर पाओगे यार। बाकी कंपनीज के साथ क्या होगा? सस्टेन ही नहीं कर पाओगे। आ रहा समझे? अब देखो बेटा, मैंने कहा था अभी मैं आपको क्या कोड बता के लाया था मेरे प्यारे लाडलो? मैं आपको बता के लाया था पगले फेसबुक पे तू रोज रोज। हमने कहा भैया पी जो है वो क्या है? परफॉर्मेंस। फेसबुक का एफ क्या है बेटा मेरे प्यारे बच्चों? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। उसके बाद में पी क्या है? ये है प्लानिंग या फिर पॉलिसी फॉर्मेशन। टी मतलब क्या है? थ्रेट्स। आर मतलब रिसोर्सेस। फिर आर मतलब रैपिड चेंजेस। ठीक है, अब आते हैं अपन सेकंड वाले पार्ट पे। तो ये स्टोरी हमारी क्या चल रही है भाई? आपके एग्जाम आ रहे हैं और आप फेसबुक पे लगे हुए हो, तो क्या कहा आपको? आपको बोला पगले फेसबुक पे तू रोज रोज। फिर आपको आगे बताया अगर ऐसा ही रहेगा ना बेटा हाल, तो बोर्ड्स पे तुझे अम्मा चाची दिखेंगी। मतलब बोर्ड्स में भैया क्वेश्चन पेपर सामने आएगा, कुछ याद नहीं आएगा, ऐसा लगेगा घर जाके मम्मी से धुनाई होनी है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है? बोर्ड्स पे तुझे अम्मा चाची दिखेंगी। मतलब बी मतलब ब्रांड बिल्डिंग, टी मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करनी, टी मतलब हमें टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, ए मतलब एक्विजिशन या अक्वायर करना, कंसोलिडेट, सी मतलब कंसोलिडेशन करना किसका? मल्टीनेशनल का, और डी मतलब क्या है बेटा? डाइवर्सिफिकेशन स्प्रे। अब अगेन मैंने आपको देखो कोड भी दे दिया है, निमोनिक्स दे दिया है। इस पूरे के पूरे चैप्टर में पहले मैंने वो दो पार्ट कराए हैं जिसको तुम्हें याद रखना जरूरी है। फीचर्स को समझना है, याद रखना जरूरी नहीं है, बट इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड मैनेजरियल रिस्पॉन्स, ये दोनों आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। क्लैरिटी है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं गाइस। अब आते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में। ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट होती है जिसकी हम बात कर रहे हैं, सम टोटल ऑफ टोटल फैक्टर्स। कौन से टोटल फैक्टर्स? इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल या अदर फैक्टर्स जो कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल है, बट दे इंपैक्ट और दे अफेक्ट द परफॉर्मेंस। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डायमेंशंस, सबसे पहला डायमेंशन हमारे पास कौन सा आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहला डायमेंशन हमारे पास कौन सा आ रहा है? सबसे पहला आ रहा है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अरे यार, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव आ रहा है, आ रहा समझ में? एग्जांपल दे रहा हूं, एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट तो बहुत बड़ी हो सकती है। तो अगर मान लो आपके इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस आ रहा है या कोई और फ्लक्चुएशन एक्सचेंज रेट्स वगैरह में आ रहा है, वो सारे के सारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो मतलब अगर किसी भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के फैक्टर में चेंज आ रहा है तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे होगा ही होगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, कौन सी कंपनी थी? एबीसी। एबीसी कंपनी जब काम कर रही थी मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाए उनके प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो गई? कम। इसका मतलब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ने उनके बिजनेस को इंपैक्ट किया। क्या किया बेटा? इंपैक्ट किया। उसके बाद लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सोशल एनवायरनमेंट। सो व्हेन आई टॉक अबाउट सोशल एनवायरनमेंट, मतलब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। लेट्स से मैकडॉनल्ड्स है। आप अगर फॉरेन में जाओ और मैकडॉनल्ड्स का मेन्यू देखो, आपको उसमें नॉनवेज 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 ही मिलेगा।
जैसे वो इंडिया आए, आज उनको भी नहीं पता था कि वो यार आलू की टिकिया से इतना पैसा कमा लेंगे, बिकॉज वो तो वहां नॉनवेज बेचते थे। बट जब वो इंडिया में आए तो उनको पता पड़ा ये सोशल इन्वायरमेंट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे जो लोग हैं वो एक्सपेक्ट नहीं करते भैया कि नॉनवेज हो, वेजिटेरियन लोग बहुत ज्यादा हैं। तो यहाँ पे जो सोशल इन्वायरमेंट था उसने उनके बिजनेस को कितना इम्पैक्ट किया कि नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने लगे। यस और नो? तो ये सोशल इन्वायरमेंट है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट नाउ। टेक्नोलॉजी में अगर कोई बदलाव होता है तो डेफिनेटली क्या होता है, इन्वायरमेंट में चेंजेस आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टीचिंग ले लो, अपन सामने बात कर रहे हैं अभी, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया यार। पहले मान लो फॉर एग्जांपल अगर मुझे, जैसे भी लास्ट सेशन में नेपाल से बच्चा था, उससे लास्ट सेशन जो था लगभग उसमें मेरे ख्याल से 20 प्लस अलग अलग जगहों से बच्चे थे। तो अगर मैं आपसे बोलूं स्टेट से बच्चे थे मतलब, तो अगर इतने डाइवर्सिफाइड एरिया को अगर पढ़ाना था तो पहले मुझे कितना ट्रैवल करना पड़ता। बट आज टेक्नोलॉजी की वजह से एनवायरनमेंट कितना चेंज हो गया। सो टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आ रहे हैं, थ्रू दैट आल्सो योर बिजनेस विल गेट इम्पैक्टेड। जैसे पहले डोमिनोज था, डोमिनोज सक्सेसफुल इंडिया में इसलिए हुआ क्योंकि वो होम डिलीवरीज देता था, 30 मिनट्स गारंटी, और बाकी रेस्टोरेंट नहीं दे पाते थे। बट अब स्विगी और जोमेटो आने से डेफिनेटली यार जोमेटो और डोमिनोज का बिजनेस तो इम्पैक्ट हुआ ना, क्योंकि अब छोटा मोटा ठेला रेस्टोरेंट सब लोग डिलीवरी दे सकते हैं। तो व्हाट डोमिनोज इज हैविंग सेपरेट, तो उसका बिजनेस भी इम्पैक्ट हुआ उस वजह से, राइट? तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से होता है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल। अगर मान लो देश में, आज जैसे हमारा देश है, हमारे देश में एक सरकार है। अभी थोड़े टाइम पहले, मतलब कुछ सालों पहले, आपने देखा होगा श्रीलंका में पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो गया। सो अब लेट्स से जो कंपनीज वहां ऑपरेट कर रहे थे वहां कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। जब स्टेबिलिटी नहीं है तो बिजनेसेस में कुछ भी हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है। तो अगर किसी देश में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है तो उसकी वजह से भी बिजनेसेस इंपैक्ट हो जाते हैं। तो वहां जिन्होंने करोड़ों इन्वेस्ट करे थे सबके डूब गए। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव दैट देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से आपके बिजनेस में बहुत मेजर इंपैक्ट आता है। ठीक है, चलिए। अब गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द लीगल एनवायरनमेंट। अब क्या होता है, कई बार कानून होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अल्कोहल एंड ऑल है, तो यू कैन नॉट प्रमोट देम ओवर द टेलीविजन, राइट? सो व्हेन यू आर डूइंग एनी बिजनेस एंड इफ देयर आर एनी लीगल रेगुलेशंस फॉर दैट, आपको बिजनेस करते वक्त वो सारी की सारी रेगुलेशंस भी क्या करनी पड़ती है, फॉलो करनी पड़ती है। क्लैरिटी है? तो मुझे बताओ डायमेंशंस कितने हो गए बिजनेस एनवायरनमेंट के, इसका भी कोई कोड वोड कुछ याद रखने, मैंने कहा ना इस पूरे चैप्टर में 2 ही कोड थे, दोनों पढ़ा दिए, बाकी अपने आप याद रह जाएंगे। मेरा एक्सपीरियंस है 13 साल का। बताओ, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट। क्या पांचों के पांचों हमारे दिमाग में क्लियर है? हर एक का मैंने प्रैक्टिकल आपको एग्जाम्पल दे दे के पढ़ाया है, दे दे के समझाया है। अगर यहां तक क्लियर है तो फटाफट चैट बॉक्स में एसी लिख दो, ऑल क्लियर। हाँ जी, क्लियर है? क्लियर है गाइस? चलो ग्रेट। हाँ जी, मैं विजिबल, मैं साइड में था बेटा। हाँ जी, आई वाज ऑन द अदर साइड। हाँ जी। सो गाइस, एसी 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 क्लियर है? गुड। चलिए, सो गाइस अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं बेटा किस पे, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि टॉपिक का लास्ट पार्ट हो सकता है। चलिए, डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन मतलब क्या होता है? आपको पता होगा कि हमारे देश में डिमोनेटाइजेशन हुआ। डिमोनेटाइजेशन मतलब, नॉर्मली अगर आप किसी के पास नोट लेके जाते हो तो वो आदमी मना नहीं कर सकता, वो ही नहीं कह सकता नहीं नहीं यार हम आपको 10 रुपए की 100 रुपए की वैल्यू नहीं देंगे। बट जब देश में डिमोनेटाइजेशन होता है, इसका मतलब जो करेंसी पहले एज ए लीगल टेंडर चला करती थी, उसको अब लीगल टेंडर उसका हटा दिया है, डिमोनेटाइज कर दिया, स्ट्रिप ऑफ कर दिया है हमने। तो वो हम क्या कहते हैं, डिमोनेटाइजेशन। मतलब जैसे पहले 2000 के नोट चला करते थे, बंद कर दिए, नहीं है 2000 के नोट। पहले 1000 के चला करते थे, बंद कर दिए, नहीं है यार 2000 के नोट। 1000 के नोट 2000 के कुछ भी नहीं है अब। तो डिमोनेटाइजेशन मतलब जो पहले एज ए लीगल टेंडर एक्सेप्ट होता था, अब वो एज ए लीगल टेंडर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो उसको क्या कह दिया हमने, डिमोनेटाइजेशन। अब व्हेन आई टॉक अबाउट डिमोनेटाइजेशन, तो डिमोनेटाइजेशन के फीचर क्या होता है? नंबर 1, ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है यार। मतलब डिमोनेटाइजेशन क्यों करा गया?
ताकि जो भी लोगों ने कैश अपने घर में दबा के रखा है दे हैव टू एक्सचेंज नाउ, तो उनको बैंक में जाना पड़ेगा। आ रहा सुन में, बैंक में जाना पड़ेगा। अब बैंक में जाके अगर वो नए नोट लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली उससे क्या होगा मेरे प्यारे लाडलों, उससे ये होगा मेरे प्यारे बच्चों कि जब वो लेके जाएंगे तो टैक्स अथॉरिटीज चेक करेंगी कि इसके पास इतना पैसा था या पैसा नहीं था। आ रहा सुनने। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इंडिकेट करता है जब वो डिमोनेटाइजेशन करता है कि भैया हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर तुमने टैक्स चोरी करने की कोशिश की, मतलब टैक्स इवेजन, इवेजन मतलब चोरी, तो हम टैक्स चोरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट। इससे एक और बेनिफिट होता है कि जो लोग सेव करके घर में कैश रख रहे हैं वो पैसा अब फाइनेंशियल सिस्टम में आना चालू होता है। क्यों? क्योंकि जो पैसा घर में रखा हुआ है, घर में रखा हुआ पैसा कहाँ लेके जाओगे मेरे प्यारे लाडलो? आप घर में रखा हुआ जो पैसा है वो आप बैंक में लेके जाओगे। बैंक में वो पैसा जाएगा तो जिनको बैंक में से लोन लेने आते हैं उन सब लोगों को बैंक क्या दे देगा? लोन दे देगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से माय डियर फ्रेंड्स कि जो सेविंग्स है उनको हम चैनलाइज कर रहे हैं, और चैनलाइज करके मेरे प्यारे बच्चों कहाँ लेके जा रहे हैं? हम फाइनेंशियल सिस्टम में लेके जा रहे हैं। क्लैरिटी है? उसके बाद नेक्स्ट इज हमें एक ऐसी इकोनॉमी क्रिएट करनी है जहां पे कैश की रिक्वायरमेंट कम हो यार। मतलब हमें कैशलेस इकोनॉमी क्रिएट करनी है। कौन सी इकोनॉमी क्रिएट करनी है? कैशलेस। अब भारत में जब डिमोनेटाइजेशन आया उसका एक्चुअल में इंपैक्ट क्या आया? तो मैंने कहा यार उसका इंपैक्ट ना अलग अलग लेवल पे था। जैसे सबसे पहले आप देखो, सबसे पहला ये हुआ कि भाई जो मनी और इंटरेस्ट रेट था उसमें कुछ बदलाव आया। आ रहा समझ में? कैसा बदलाव आया कि भाई जो भी आपके इंटरेस्ट रेट थे उनमें चेंजेस होने लगे। क्या होने लगे? चेंजेस कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो कैश ट्रांजैक्शन थे वो कम हो गए, बैंक में डिपॉजिट बढ़ गए, जो लोग फाइनेंशियली सेव कर रहे थे फाइनेंशियल सेविंग्स वो सारी की सारी बढ़ गई। दूसरा, प्राइवेट वेल्थ जो है वो क्या हो गई? आपकी डिक्लाइन हो गई। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने कैश में पैसा रख रखा था उन्होंने बैंक में रिटर्न ही नहीं किया, बोले नहीं तो टैक्स चोरी के तौर पे उनको पकड़ लिया जाएगा। तो इसलिए जो प्राइवेट लोगों के हाथ में पैसा था वो बहुतों के कम हो गया हाथ में। क्लैरिटी है? अब अगेन सबके हाथ में नहीं, पब्लिक सेक्टर वेल्थ जो थी उसमें कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि पब्लिक सेक्टर वेल्थ जो होती है वो तो पूरी की पूरी प्रॉपर्ली डिक्लेयर्ड होती है ना यार, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया, कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं आई। नेक्स्ट इज डिजिटाइजेशन। जो ट्रांजैक्शन पहले मैन्युअली हो रहे थे अब वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस कैसे होने लगे? डिजिटली हो गए। आप देखो पेटीएम, आप देखो फोन पे, गूगल पे, सब इसकी वजह से ही तो आए। रियल स्टेट के जो प्राइसेस थे वो सारे के सारे डिक्लाइन होने लग गए। पहले क्या था? रियल स्टेट, क्योंकि मार्केट में कैश बहुत ज्यादा था तो रियल स्टेट के प्राइसेस क्या हो गए? डिक्लाइन हो गए। रियल स्टेट के प्राइसेस क्या हो गए? डिक्लाइन हो गए, कम हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज टैक्स कलेक्शन। अब भैया क्योंकि लोग सारी की सारी इनकम डिक्लेयर करने लग गए, उनको लगा नहीं यार अगर हम टैक्स चोरी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इनकम डिस्क्लोज करने लगे। इनकम डिस्क्लोज करने पड़े तो भैया जो भी इनकम टैक्स था उसका कलेक्शन क्या हुआ मेरे प्यारे लाडलों? बढ़ गया। उसके कलेक्शन क्या होगा? उसका पूरा का पूरा बढ़ गया। क्या आपके दिमाग में सेट है बेटा मैं क्या कह रहा हूँ? तो गाइज हमने देखो मैंने क्या कहा था, बहुत ही छोटा सा बहुत ही क्रिस्प सा चैप्टर है। आ रहा समझ में? मैंने कहा था अगर आप 6:45 पे भी जुड़ोगे तो भी आराम से पूरे 60 मिनट्स में कवर हो जाएगा, जबकि उससे पहले हो गया। अब अगेन पूरे चैप्टर में था क्या क्या? हमने कहा सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब, हमने क्या पढ़ा? फीचर्स पढ़े बिजनेस एनवायरनमेंट में, हमने क्या पढ़ा? इंपॉर्टेंस पढ़ी, मैनेजरियल रिस्पॉन्सेज पढ़ा, हमने डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़े, हमने क्या पढ़ा? डिमोनेटाइजेशन पढ़ा, उसके फीचर्स पढ़े, उसका इम्पैक्ट पढ़ा। आ रहा समझ में? दिमाग में जा रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? सो गाइस ये चैप्टर बहुत ही क्रिस्प बहुत ही छोटा सा है। अब आप बस मेरे इस सेशन के बाद, जो कि बहुत ही क्विक और क्रिस्प सेशन था, अब इसके बाद आपको फटाफट जाके इसको रिवाइज कर लेना है ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। वैसे मैंने आपको हर एक एक पॉइंट बताया है कि कैसे क्या कवर करना है, फिर भी इन केस आपको लगता है कोई पर्टिकुलर आपको डाउट है, कोई पर्टिकुलर चीज आपको पूछनी है, सो यू कैन आस्क मी ऑल्सो। आप Q&A में भी पूछ सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ले लूंगा। कोई क्वेश्चन है आपको जो मैंने पढ़ाया आपको वापस पूछना हो तो यू कैन आस्क मी। अगेन एक और चीज ध्यान रखना बेटा, ये क्विक ओवरव्यू है, वन शॉट है, मतलब हमें 30 मिनट्स 40 मिनट्स 45 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द चैप्टर अपने को जल्दी जल्दी खत्म करना है। तो बहुत ज्यादा मैं किसी चीज पे टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्लैरिटी जल्दी जल्दी देना चाह रहा हूँ ताकि आपको पता पड़ जाए पूरे चैप्टर में है क्या और उसका मतलब क्या है विद एग्जांपल्स। कोई आपको क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में डालना बेटा, Q&A में मत डालना, आप चैट बॉक्स में डालना। और अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप फटाफट लिख दो ऑल क्लियर, तो मैं समझ जाऊंगा सब बच्चों को क्लियर है।
ओके ग्रेट सर, इजीली अच्छे से आपने सारा समझा दिया, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपने जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए बड़े अच्छे थे, थैंक यू बेटा। सर 30 मिनट 35 मिनट्स में पूरा चैप्टर आपने बता दिया, पता ही नहीं पड़ा, थैंक्स अलॉट। बेटा चैप्टर ही छोटा था यार, जैसे फर्स्ट और सेकंड में अपने को थोड़ा टाइम लगा, बट थर्ड बहुत छोटा था, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके सो गाइज आई थिंक नो वन इज आस्किंग द क्वेश्चन, एवरीवन इज सेइंग कि सर हो गया, कोई टेंशन की बात नहीं है। सो गाइज देन आई शुड रैप अप करूं मैं, फिर पूरा का पूरा ओवरव्यू मिल गया हो फटाफट, इस टॉपिक में क्या था, चैप्टर में क्या था। चलो गाइस, तो गाइस मैं यहीं पे रैप अप करता हूं मेरा सेशन, यहीं पे अपन रैप अप करते हैं। अगले सेशन में मेरा प्लानिंग का वन शॉट है, वो भी ज्यादा टाइम अपना लेना नहीं चाहिए, 50 मिनट्स अप्रोक्स में लगभग अपन खत्म कर देंगे उसको। ओके गाइस, तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।